पीपल्स पार्टी की मेजबानी में अपोजिशन की एपीसी जारी है। एपीसी में भी अपोजिशन जमातों के कायदीन का एतमाद बहाल नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन रहनुमा तहरीके अदम एतमाद और इन हाउस तब्दीली पर तकसीम है। राना सनाउल्लाह कहते हैं एक टीम प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तीफों का ऑप्शन दिया। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सादिया अफजाल और डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब। आपकी जानिब आऊंगा, अगर इस तमाम तर सूरत हाल को देखा जाए तो इससे पहले अददी बर्तरी थी, अददी अक्सरियत थी अपोजिशन को, लेकिन मिसिंग एमपीएस के हाथों जो शर्मिंदगी उठाना पड़ी है, क्या आप समझते हैं आज की एपीसी उस खफत को मिटाने के लिए की जा रही है और कायदीन का एतमाद बहाल नहीं है, ये अपोजिशन के लिए एक दूसरी खफत नहीं है? देखिए, एपीसी तो बुनियादी तौर पे इसलिए की जा रही है कि गुज़िश्ता 2 बरस में अपोजिशन को बहुत सी कोशिशें की हुकूमत को रेजिस्ट करने की, बावजूद उसके कि हुकूमत की अददी बरतरी को बहुत ज़्यादा नहीं थी। अपोजिशन की तमाम तर कोशिशें जो हैं वो फ्लॉप हो गई। मुल्क की सियासत इस तरह एक ऐसे नहज पे है और फिर अपोजिशन जो दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, 3 यहाँ पे बेसिकली धड़े हैं। पीपल्स पार्टी और पीएमएल की लीडरशिप जो है, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान जो है वो मुख्तलिफ किस्म के करप्शन के केसेस में फंसा हुआ है और वहाँ से रिलीफ चाहता है। मौलाना फजलुर रहमान चूंकि पहली दफा ताकत के तवाजुन से उसके ढांचे से बाहर हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो ये 3 धड़े हैं जो इसको लेकर चला रहे हैं। इस हद तक उनकी कामयाबी जरूर है कि बहरहाल इन्होंने एक एपीसी कर ली है, लेकिन अगर एपीसी को बड़ा फैसला होता, या तो आज या अब से चंद घंटों के अंदर वो ये फैसला करें कि तमाम सियासी जमातें पीएमएलएन, पीपीपी, मौलाना फजलुर रहमान की जमात के जो लोग हैं वो असेंबली से इस्तीफे दे देंगे, घर चले जाएंगे, सेनेट की सीटें भी छोड़ देंगे, फिर तो हुकूमत के लिए कोई क्राइसिस खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर जिस किस्म की स्पीच अभी आपने टुकड़ा सुनाया आसिफ अली जरदारी साहब का और जो नवाज शरीफ साहब ने जिस किस्म की स्पीच की है, उसमें से तो कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं आता। वो तो सिर्फ जो लोग नवाज शरीफ साहब ने मतलब जो एक पार्टीजन किस्म के कॉमेंटेटर हैं वही उसमें से कोई नतीजा अखज़ कर रहे हैं, उसको कोई बड़ी जरूरत की दलेरी दिखा रहे हैं। ऐसी कोई चीज यहाँ नजर आ नहीं रही। नवाज शरीफ साहब तो वैसे भी बाहर बैठे हुए हैं और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, आम तासुर यही है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ समझौता करके एक फेक बीमारी का किस्सा बनाकर वो बाहर गए हुए हैं और वहां से बैठ के ये कह रहे हैं कि जो लोग लाए हैं हुकूमत को हम उनके खिलाफ हैं। तो किसी भी बात में कोई वजन नहीं है, कोई जान नहीं है। मुझे तो कोई इम्प्रेस नहीं किया इस पूरी चीज। सही। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सादिया अफजाल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा, कहिएगा कि अभी जो देखने में आ रहा है कि रहनुमा तहरीके अदम एतमाद पर भी और इन हाउस तब्दीली पर भी तकसीम नजर आते हैं अपोजिशन के तमाम रहनुमा, क्या समझती हैं कि अपोजिशन मुत्तफिक हो पाएगी? देखिए, ये एपीसी होना थी, इसके लिए बड़े अरसे से कोशिश जारी थी और ये एपीसी हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए थी। मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि बहुत अरसे से जो अपोजिशन की जमातों की कोशिश है कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी तरीके से खत्म किया जा सके, तमाम तर कोशिशें जो हैं उनकी वो नाकाम रही हैं। और एपीसी इसलिए भी आप इसको कह दें कि ये सिर्फ दिखाने के लिए थी कि अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर बैठी हैं और खिताबात भी हो गए। वो अपोजिशन जमातें जो पार्लियामान में अक्सरियत रखते हुए, पार्लियामान का मुश्तरका इजलास जिसका आपने भी जिक्र भी किया था कि उसके बावजूद जब पार्लियामान में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकती अक्सरियत रखने के बावजूद, तो आपको वाकई लगता है कि ये पार्लियामान से बाहर बैठ के और इस तरीके से तकरीर करके और इदारों को, निज़ाम को, जमहूरियत को, हुकूमत को, जो कुछ भी आप तनकीद का निशाना बना के कोई ना कोई तब्दीली ला सकते हैं, आप स्टेटस को तोड़ सकते हैं, जो आपको अब स्टेटस को इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उसका हिस्सा नहीं हैं, आप बाहर बैठे हुए हैं। आज आप जिस निज़ाम को, जमहूरियत को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, आप खुद इसी तरीके से आते रहे हैं, इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचते रहे हैं। अगर आप वाकई ये जंग जो बकौल आपके आप लड़ना चाहते हैं निज़ाम बचाने के लिए, तो फिर तो सबसे पहले बहादुरी का मुजाहरा ये होना चाहिए कि ये तकरीर नवाज शरीफ साहब को मुल्क में वापस आकर करनी चाहिए थी। जो अदालतें जिनकी आप एहतराम की बात करते हैं, जो आपको बुला रही हैं, जो आपको सरेंडर करने का कह रही हैं, सबसे पहले तो आप सरेंडर करते और उनके सामने आके ये तमाम चीजें अवाम को बताते, रखते। यहाँ पर आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स आती थी, वहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट्स भी आना बंद हो गई। तो आई थिंक अवाम को भी सब समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत परफेक्ट है। हम खुद तनकीद करते हैं, हम खुद उनकी पॉलिसीज पर और कारकर्दगी पर तनकीद करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिससे अवाम। ये बात तो बिल्कुल ठीक है सादिया अफजाल साहिबा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जितनी बातें या जितने मामलात सामने आ रहे हैं, अपोजिशन को जितना मजबूत होना चाहिए था उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊंगा, अगर देखा जाए
तो ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी अपनी मसलहत पसंदी के तजब्जुब से ताहाल बाहर नहीं निकल पा रही। आज की एपीसी या इससे पहले जो भी अपोजिशन के मामलात चलते रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किसी एक नुक्ते पर तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इकट्ठी हो पाएंगी, वो चाहे नुक्ता कोई भी हो? देखिए, अभी तक तो नहीं लग रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जो सूबा है, अददी एतबार से और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे इस पर हुकूमत कर रही है। अब वो कराची से भी, यदि कराची जो एक शहर जिसको एक सूबा होना चाहिए, वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, उसकी बल्दियाती एडमिनिस्ट्रेशन से भी बेदखल होने को तैयार नहीं है। वो वहाँ पे एक आज़ाद मेयर भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो ये तवक्को करना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसा इकदाम उठाएगी कि वो पावर से बाहर हो जाएं, नेशनल असेंबली से, प्रोविंशियल असेंबली से, सेनेट से, अभी तो कोई ऐसी चीज़ नज़र आ नहीं रही। PMLN के समझौते जो हैं वो इस किस्म के हैं कि आप देखिए कि उनके केसेस जो हैं वो लगते हैं नैब में और अदालतों में, उनसे निकलता कुछ नहीं है। वहाँ पर भी एक सीरीज ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज आपको नजर आते हैं, नैब, प्रोसिक्यूशन, लोअर जुडिशरी के दरमियान और शायद हुकूमत के दरमियान भी। और खुद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बिल्कुल बोगस केस बना के पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं। और आज की तकरीर जो है उसका सबसे ज़रा एक जो उसका खूबसूरत पहलू है, दिलचस्प पहलू है, वो तो ये है कि वो नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से ये बता के गए हैं नवंबर 2019 में कि वो बिल्कुल मरने वाले हैं और उनकी बिल्कुल बुरी सिचुएशन हो गई है, जिनके बारे में उस वक्त एक हाई कोर्ट ने ये कहा कि हुकूमत ये गारंटी करे कि वो अगले 48 या 24 घंटे तक जिंदा रह सकेंगे। बाकायदा एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई और उनको कहा गया कि प्लेटलेट जो हैं वो 10,000 से कम हो गए हैं। वो अब उसके बाद ना सिर्फ हमें उनकी तस्वीरें आती थी, आज हमने देखा कि वो हशाश फशाश हैं, उनका एनर्जी लेवल भी बिल्कुल ठीक है। और ये भी हमें पता चला है कि उनके दोनों डॉक्टर गालिबन इंडियन नजात के हैं। जो अमेरिका से उन्होंने कार्डियोलॉजी की रिपोर्ट दी है, डॉक्टर जो हैं वो भी कश्मीरी नजात गालिबन हिंदुस्तान के हैं, और जो डेविड लॉरेंस हैं वो भी एंग्लो इंडियन हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। तो वहाँ पर भी आपको एक हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख जो है वो नजर आता है। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस मेरा ख्याल है कि कॉम्प्रोमाइजेज ही कॉम्प्रोमाइजेज हैं PPP PMLN के। हाँ, मौलाना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बिकॉज मौलाना को पहली दफ़ा है कि गुज़िश्ता 15-20 बरस में मौलाना ताकत के जो सेंटर्स हैं उसके अंदर मौलाना मौजूद नहीं है, उनके पास ऑफिशियल प्रिविलेजेस नहीं है। लेकिन चीज़ कहीं जाते नजर नहीं आ रही। अगले 4 घंटे में क्लियर। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें यहाँ पर आरिफ निज़ामी साहब ने ज्वाइन किया, यही सवाल मैं उनकी जानिब लेकर जाऊँगा। आरिफ निज़ामी साहब, जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये सूरत हाल किसी एक नुक्ते पर जमा होती नजर नहीं आती, अपोजिशन की जो जितनी भी जमातें हैं वो मसलहत का शिकार हैं, मौलाना फजलुर रहमान अपने मसाइल का शिकार हैं, आपको क्या लगता है जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी खुलकर हुकूमत के बारे में बात करते हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत है, नून लीग मखमसे का ताहाल शिकार है, क्या लगता है नून लीग का आइंदा लाएअमल क्या हो सकता है और इसके असरात क्या हो सकते हैं हुकूमत पर? जी देखें, एक तो बहुत बड़ी कामयाबी है इस हुकूमत की कि उन्होंने अपोजिशन के जो मुतहरिफ पार्टियां उनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिए। और उसकी वजह यह है जो हुकूमत की एक तरफा एहतसाब के नाम पर रिप्रेशन है, ये उसका नतीजा है कि आज एक ही प्लेटफॉर्म से नवाज शरीफ बोल रहे हैं, जरदारी साहब बोल रहे हैं और दोस्त जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये कहना कि जी नून लीग की बड़ा फर्क है अप्रोच में, वो था ये था, ये ठीक कहा उन्होंने। लेकिन इन लॉन्ग रन देखें आप तो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत की अपनी इंतकामी हथकंडों की वजह से दीवार का लगी हुई अपोजिशन एक ही पेज पे आने पे मजबूर हो गई है। कल क्या होता है ये तो नहीं कहा जाता, लेकिन आज अगर आप कहें कि जी ये APC नाकाम रही है तो मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि ये पहला मौका है खान साहब की हुकूमत के 2 साल में या उससे थोड़ा ज़्यादा अर्से में कि तमाम लोग एक पेज पे इकट्ठे हो गए हुकूमत के खिलाफ। सही। आरिफ निज़ामी साहब, ये भी कहिएगा क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ऑप्शंस पर गौर हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है पहले इस्तीफे दिए जाएं या फिर सड़कों पर पहले आ जाए। आप क्या समझते हैं, क्या अपोजिशन पहले इस्तीफे देगी या फिर सड़कों पर निकलेगी, एहतजाज करेगी? मुझे तो दोनों ऑप्शन जो है वो कोई फिलहाल तो कोई टाइम लाइन दे सकते हैं, लेकिन बगैर तैयारी के सड़कों पर निकला है या इस्तीफे तो देना मेरे नज़दीक बहुत बड़ी हमाकत होगी उनकी, ये रास्ता वो अख्तियार नहीं करेंगे। सही, ये हिमाकत होगी।
عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا. شیخ صاحب یہ بات واضح طور پر کہی جا رہی ہے کہ ایک ٹیم پلان آف ایکشن تیار کر رہی ہے اور رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم تو سڑکیں گرم کرنے کو بھی تیار ہیں. حکومت تیاری کر لے کر جانے کی. دیکھیں حکومتیں اتنی جلدی نہیں جایا کرتی اور ایک صحت مند شخص نے بیماری کے چلمن کے پیچھے سے کوئی 1 گھنٹے کا خطاب کیا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید یہ فوجی جرنیلوں کا مسئلہ ہے. حالانکہ وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ضیاء الحق کے جی حضوری کرنے والے اور مالشیے جو تھے، اور اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں، وہ خود تھے. اور آج جو حالات جس جگر پہ جا رہے ہیں، اب بیانیہ آ جائے گا، آپ دیکھ لیں، نہ یہ استعفے دیں گے. جلسہ تو کوئی بھی کسی وقت کر سکتا ہے جی، یہ ملک جمہوری ملک ہے اور جلوس کوئی کر سکتا ہے. مزہ تو تب ہے یہ استعفیٰ دیں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں کوٹ کو عزت دیتا ہوں. نوٹ کو عزت دیتے ہو ووٹ کا نام دے کے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کوٹ کے بھگوڑے ہیں اور لندن میں ساروں نے کیمپ لگایا ہوا ہے اور یہاں آج انہوں نے ایک کٹ کیا ہے. ابھی آدھے گھنٹے بعد آپ مجھ کو لائن پہ لیں، آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کوئی نہ استعفے دیں گے نہ کوئی بات کر. انہوں نے تو فضل الرحمان کا ہی مائک بند رکھا ہے. آپ ان کی صورت حال دیکھیں کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ فضل الرحمان کی باتیں لوگ سنیں. یہ اپنی ہلکی پھلکی موسیقی سنانا چاہتے تھے اور فضل الرحمان نے جو پکا راگ دونوں پارٹیوں کے بارے میں گایا ہے وہ یہ نہیں چاہتے تھے لوگ سنیں. ابھی اعلامیہ آ جائے پھر آپ سے بات کریں. شیخ صاحب، جس طرح سے عارف صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو حکومت کی ہی کارکردگی ہے، یہ حکومت نے ہی موقع فراہم کر دیا کہ وہ اپوزیشن جو ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتی تھی آج وہ مل بیٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ حکومت ان کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئی. دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے. آج میڈیا اس سے زیادہ کیا آزاد ہو سکتا ہے کہ بھگوڑے اور مجرم جو ہیں وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور بالکل ایسے ہی خطاب کر رہے تھے جیسے وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں. اس سے زیادہ میڈیا کی آزادی کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا ان کا اعلامیہ آ جائے تو پھر ان پہ تفصیلی بات کرتے ہیں. اچھا شیخ صاحب، جی اچھا شیخ صاحب، ایک جو آخری بات ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اعلامیہ آ جائے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن دبے لفظوں میں یہ بات کہتی ہے کہ شہری آزادی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، پارلیمان کی حیثیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، آئینی حکمرانی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے. حکومت اس بارے میں تو سوچتی ہے. اگر یہ آج استعفیٰ نہ دیں تو سب بکواس ہے، ٹینٹ ہے، فش ہے اور ان کو تھوک کے چاٹنا پڑے گا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جلسے کرنے ہیں جتنے مرضی کرنے ہیں. یہ استعفے نہیں دیں گے، سندھ کی اسمبلی سے کبھی نہیں نکلیں گے. اور مولانا فضل الرحمان جس اسمبلی کی تصدیق کر رہے ہیں اسی کے آگے منت کر کے ووٹ مانگتے رہے صدارت کے لیے. کوئی شرم چیز ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ جس اسمبلی سے یہ ووٹ مانگتے رہے ہیں پریزیڈنٹ شپ کا، آج اسی اسمبلی کے سامنے غیر معیاری اور غیر آئینی اور غیر پارلیمانی باتیں کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب، زرداری صاحب تو یہ بھی کہہ کے گئے ہیں تقریر سے پہلے کہ ان کی کال ڈراپ ہو گئی. یہی سوال جو ہے وہ میں لے کے چلوں گی. عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کر لیتی ہوں. عارف نظامی صاحب، زرداری صاحب نے یہ بھی کہا اپنی تقریر کے دوران کہ مجھے پتا ہے کہ وہ پہلا بندہ میں ہی ہوں گا جو اس تقریر کے بعد جیل میں ہوں گا. کس بحاف پہ انہوں نے یہ بات کہی؟ تقریر میں ایسا کیا تھا کہ انہیں جیل جانا پڑے گا؟ دیکھیں، جیل تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں رہی گا. کوئی آپ الزام لگا کے نیب کے حوالے سے یا ایف آئی اے کے حوالے سے یا اور کسی قسم کے ادارے کے حوالے سے، جیل تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہی. اب اگر آپ نے اپوزیشن کی پالیٹکس کرنی ہے تو وہ تو کرنی پڑے گی. آپ کو جیل کی ضرورتیں برداشت کرنی پڑے گی. تو باقی یہ شیخ صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی کہ یہ اس قسم کے الفاظ تھے کہ جی یہ تو ضیاء الحق کے مربی تھے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن شیخ صاحب بھی میرے دوست ہیں بڑے، لیکن تاریخ جو ہے وہ اتنی جلدی بھول لینی چاہیے ان کو. وہ خود بھی اس کارابل دستے میں شامل تھے میاں نواز شریف کے ساتھ، جو ضیاء الحق کے جوتے سیدھے کرتے تھے. ان کے حکومت میں برخوردار رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا جو تانا ہے وہ شریفوں کو دے رہے ہیں. اس عوام میں تو معاف کیجیے گا تقریباً سبھی ننگے. صحیح. عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس تمام تر صورتحال میں اپوزیشن کا بیان آتا رہتا ہے، حکومتی نمائندگان مختلف قسم کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن عوام کہاں پر جائیں؟ عوام یہ بات کہتی ہے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، معاشی کنگالی ہے. اس تمام تر صورتحال میں حکومت بہتر کام نہیں کرتی بلکہ مافیا کے ہاتھوں مجبور ہے. اثر و رسوخ کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. عوام نہ ہی تو اپوزیشن کی جانب جا پا رہی ہے، نہ ہی اسے کوئی حکومت جو ہے وہ تسلیاں دیتی ہے.
क्या समझते हैं? अवाम इस वक्त खला में नहीं है, इसका रद्द अमल क्या हो सकता है अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी? देखिए, ऑपोजिशन की इस एपीसी से आवाम के सेंटिमेंट्स में या उनकी पॉलिटिकल सोच में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि आवाम के जो मसाइल हैं वो तो माशी मसाइल हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल हैं, तनख्वाहें कम हो गई हैं, लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कारोबार नहीं चल पा रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही है। वो जो सारे मसाइल हैं उसमें तो आवाम को तब कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी जब अचानक एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स जो है, जैसे अब से 6-7-8 बरस पहले तहरीक इंसाफ जो है वो जब मंजर आम पे नमूदार हुई तो लोगों ने तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो इतने पुराने मोरे हैं और इतनी दफ़ा पिट चुके हैं और इतनी दफ़ा उन्होंने हुकूमतें बनाई हैं, नेशनल हुकूमतें बनाई हैं, सूबाई हुकूमतें बनाई हैं। 12 बरस से पीपल्स पार्टी सिंध पे हुकूमत कर रही है, सिंध के बुरे हालात हैं, कराची शहर के हालात बुरे से बुरे होते चले गए हैं। पीएमएलएन ने 1980 की दिहाई से कई दफ़ा हुकूमत की है, पंजाब में भी बहुत दफ़ा हुकूमत की है, सेंटर में भी 3 दफ़ा हुकूमत की है, पंजाब में गालिबन 5 दफ़ा हुकूमत की। तो कोई भी बंदा जो जरा सा भी सोच सकता है उसको अच्छी तरह से अंदाजा है कि जो अपोजिशन के लीडरान हैं वो अपने मसाइल की वजह से ये एपीसी कर रहे हैं, उसका आवाम के मसाइल के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और सरदारी खानदान और शरीफ खानदान को अपने लिए करप्शन के केसेस से रिलीफ चाहिए और वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर हुकूमत को डराने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया की मदद से कर रहे हैं। हुकूमत तो इतनी बेखौफ नजर आती है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तकरीर की भी इजाजत दे दी है टेलीविजन चैनल्स को कि आप जरूर दिखाएं, और उस पर कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो जब तक ये कोई सॉलिड स्टेप नहीं उठाएंगे, जैसे शेख रशीद साहब ने कहा है कि क्या छोड़ेंगे पीपल्स पार्टी वाले सिंध को, सॉलिड स्टेप तो कोई उठाएंगे नहीं, तो इनके कहने वहने से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सही, यानी ये बात बराए बात और तनकीद बराए तनकीद का सिलसिला ऐसे ही अपोजिशन की जानिब से रहेगा, ना ही अवाम को कुछ फ़ायदा होगा और ना ही हुकूमत पर इसका कोई असर होगा। डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब, सीनियर एंकर पर्सन, सादिया अफजाल साहिबा और आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।